हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो है यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें कल की क्लास में मैंने यूनिट 8 हिंदी नाटक का जो है 2018 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो आप लोग कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा और धैर्यपूर्वक जो है सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आज की क्लास में हम यूनिट 8 हिंदी नाटक से ही 2022 और 23 के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आज की क्लास में धैर्यपूर्वक आप लोग बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, ताकि यहाँ से आने वाला प्रश्न जो है, अगर कोई प्रश्न रिपीट होता है जून एग्ज़ाम में, जो जून में होने वाला है आप सभी का एग्ज़ाम, ठीक है, तो वहाँ पे आप गलत ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जात ले जात टके से जात 1 टका 2 हम अपनी बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? राइट आंसर क्या होगा? अंधेर नगरी से जो है क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अंधेर नगरी, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अंधेर नगरी नाटक ज़रूर पढ़ लिया है। छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है नाटक। ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है इसको, पूरे बुक के माध्यम से मैंने पूरा नाटक पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ लिए हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो लाइन बाय लाइन बुक के माध्यम से मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग सर्च करिएगा। ठीक है, अंधेर नगरी बाय शिवानी मैम। ठीक है, तो आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, और उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, या तो पीडीएफ बताइएगा तो मैं पीडीएफ ही दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ नग्न, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं, यानी सब टके शेर भाव हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन कौन है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी। ठीक, ए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। ठीक है, द्रोणाचार्य का कथन है। और बी, राजकीय अन्न की दास्ता में ने मेरा विवेक खरीदा। ठीक है, तो ये दोनों कथन जो है द्रोणाचार्य का है, तो ये कथन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, निबंध से प्रश्न जो इसमें आ गया है, जब निबंध का मैं सॉल्व कराऊंगी तो इसको करा दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम निबंध का ही मैं सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर जो है पात्र दिए गए हैं। ठीक है, किस पात्र का ये कथन क्या है, ये हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं। विदुर का जो कथन हो जाएगा, हृदय हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ये विदुर का कथन है। ठीक है, और गांधारी का कथन हो जाएगा, पत्थर की खानों में मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। ठीक है, अश्वत्थामा का कथन हो जाएगा, मैं प्रतिशोध से लिया धृष्टुम्न से पिता की पाप हत्या का। ठीक है, यह अश्वत्थामा का कथन है। और संजय का हो जाएगा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 सही जवाब है। ठीक है, एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास में आए, सॉल्व प्रश्न को ऐसे देखा और चलते बने। ऐसा करेंगे तो अगर यहाँ से गलती से भी प्रश्न अगर रिपीट हुआ, देखो प्रश्न तो रिपीट तो आता ही है। अभी मैं बताती भी चलूँगी आप सभी को कि कौन सा प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। कल की जो क्लास में ली हूँ उसमें भी बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड आए हैं। ठीक है, एक आध प्रश्न तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है, और कई प्रश्न जो है कहीं कथन में दिया गया है, कहीं सुमेलित में दिया गया है, कहीं पात्रों में दिया गया है, ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न आया ही आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मात्र प्राय और प्रवर्जित था। ऑप्शन बी है, वह पर स्त्रीगामी था, वह जीवन से उदासीन था, या वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता
का नाट्यबिंब है, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है बच्चन सिंह का है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बच्चन सिंह का कथन है, क्या पता इस बार भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में जो है यह कथन बच्चन सिंह का है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974। ठीक है, ये सब रिपीटेड प्रश्न है। कल की क्लास जो मैंने ली हूँ ना 2018 से 21 तक का, उसमें भी आप लोग देखिएगा कम से कम 5 से 6 बार मैंने बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष बताया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। मादा कैक्टस 1959 और कोणार्क 1951। ठीक है, तो इसके आप लोग मिलान कर लीजिए। सबसे पहले आएगा डी, ठीक है, उसके बाद आएगा सी कोणार्क, मादा कैक्टस, बकरी, उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी डी सी ए बी। ठीक है, ये हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है इनमें से अनुदित रचना नहीं है भारतेंदु का। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। राइट आंसर हो जाएगा सती प्रताप, जो इनके मौलिक नाटक है। ठीक है, मौलिक नाटक है, प्रकाशन वर्ष है 1883। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1883। ठीक है, और विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा 1868 है। पाखंड विडंबना 72 यानी 1872 है, और सत्य हरिश्चंद्र 75 है। ठीक है, 1875 प्रकाशन वर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक हैं, ये सभी नाटकों को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, या तो मुझे अगर नहीं आप याद कर पा रहे हैं कमेंट करिएगा, मैं वो ट्रिक मैं लिख के दे दूँगी टेलीग्राम पे, या तो आप कहेंगे तो मैं इसको क्लास सेंड कर दूँगी। ठीक है, मैंने सभी क्लासेस ले रखी हैं इस पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन कौन है, ये बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन कौन कौन से हैं? तो बी और सी। ठीक है, बी और सी सही जवाब है। चलिए देखते हैं, बी है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सी, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने से पहले धोखे की टट्टी। ठीक है, तो ये दो कथन जो है देवसेना का है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये देवसेना के कथन आप लोग पढ़ लीजिएगा, देवसेना के कार्नेलिया के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्र हैं। ठीक है, तो इन सभी को अगर आप चंद्रगुप्त नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक, स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे हैं तो इनके अंक कितने अंक के, किस अंक में कितने दृश्य हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गीत का नाम याद रखिएगा, और कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन। ठीक है, इसकी अभी आप लोग इस पे जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करा रही हूँ यूनिट वाइज, इसको कराने के बाद जो है मैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जहाँ से प्रश्न आता है हर बार, उनको मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न को एनटीए लेता है, वहाँ से मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, उन टॉपिक से जो है मैं महत्वपूर्ण आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, उस पर क्लास में ज़रूर लूँगी। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे 10वां प्रश्न, अंधा युग के अंकों का नाम बताइए। अब देखिए, अंधा युग के जो 5 अंक हैं, ठीक है, इस 5 अंक से कम 18 से लेकर मैं अभी 2022 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा रही हूँ, और इस प्रश्न को मैं कम से कम 7 से 8 बार रिपीट में देख चुकी हूँ। ठीक है, कल की क्लास भी आप लोग देखिएगा, उसमें भी 3 से 4 बार रिपीटेड है, और आज भी है। ठीक है, अभी आज है पहली बार, अभी आगे चलेंगे तो वहाँ भी है। ठीक है, तो इसमें से जो है अंधा युग नाटक के जो अंक हैं वो हो जाएंगे पशु का उदय और गंधारी का शाप। ठीक है, पशु का उदय और गंधारी का शाप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, सी और डी।
आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? जयशंकर प्रसाद के नाटक आप लोग याद रखिएगा, सभी नाटक इनका, ठीक है। चलिए देखते हैं। कामना नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1927। कामना जो है 1927 में है, और विशाख जो है 21 में है, और राजश्री 15, ठीक है, 1915, और प्रायश्चित 13। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा DBCA, ठीक है। सबसे पहले प्रायश्चित आएगा, उसके बाद राजश्री आएगा, फिर विशाख, फिर कामना। सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जो है सितंबर 2022 का ही कर रहे हैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट का प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है बकरी नाटक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बकरी नाटक है, ठीक है। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक ने विचार किया है, ये बताना है, ठीक है। स्वयं लेखक के विचार इनमें से कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और D, ठीक है, A और D। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता, ठीक है। ये नाटक जो भूमिका पढ़ेंगे तो उसी में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद D देखेंगे। यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता, ठीक है। तो ये स्वयं जो है लेखक के विचार हैं, ठीक है ना, सर्वेश्वर दास सक्सेना के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, A और D बिल्कुल सही जवाब है। बकरी नाटक आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसको भी मैंने बुक के माध्यम से पढ़ा रखा है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट उसको अभी पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। आलस्य, आलस्य का हो जाएगा चौथा, ठीक है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना है, मर जाना, पैर उठ के नहीं जाना नहीं अच्छा, ठीक है। ये जो है आलस्य का कथन है, ठीक है। देवसेना का कथन हो जाएगा यहाँ पे, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, ठीक है। ये देवसेना का कथन है, कथन को भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। गांधारी का यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। गांधारी का है गांधारी का है, ठीक है, कथन। और भिस्ती का कथन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 4 1 3 2 आप लोग भी मिलाते चलिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विजय तृष्ण का अंत पराभव में होता है। अलक्षेन्द्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है या किस पात्र का है? चाणक्य, दंडनायक, चंद्रगुप्त या आजीवक? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? ये जो कथन है वो दंडनायक का है, ऑप्शन बी सही जवाब है, दंडनायक। चलिए आगे देखेंगे। देखें ना, अंधेर नगरी से हम तीसरी बार ये प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है, ठीक है। प्रश्न है अंधेर नगरी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा कौन सा है इनमें से? तो साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है, ठीक है, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। ये किसकी अवधारणा है? भारतेंदु जी का है, ठीक है। साहित्य संबंधी अवधारणा भारतेंदु का है, ठीक है। अंधेर नगरी के आधार पर ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। अभी इन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, कौन सा मिलान के लिए आया था वहाँ पे, ठीक है, कौन सा कथन किस पात्र का है वहाँ पे आया था। अब देखिए, अब उसी कथन को यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अस्कंद नाटक में जो है किस पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है?
तो ये देवसेना का है कथन, है ना, देवसेना का है और कई बार पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, रिपीटेड आता है, क्योंकि हर बार बहुत सारे स्टूडेंट हैं नए आते हैं, है ना, तो एनटीए उसको प्रश्न को देता ही देता है जो पहले पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो है मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट, ये जो है मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक है, मार्च का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रथम पाली का। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता। अतीत सुखों के लिए क्यों, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो सिंहरण का कहा गया है, ठीक है, सिंहरण ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है यहाँ पे, श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, ठीक है, कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने के मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है, ठीक है, यहाँ पे होगा पसीना सुखाता है, थोड़ा सा, चलिए मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस्टेक है कथन में, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, कथन को आप लोग ध्यान से देंगे कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता, ठीक है। तो यह कथन जो है अंजू दीदी नाटक से किसका है, तो श्रीपद का है। आप सभी को पता है अंजू दीदी नाटक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अंजू दीदी नाटक का जो है कथन पहचानना बहुत आसान है। अगर इस नाटक को बहुत अच्छे से कोई एक बार भी पढ़ लिया है तो इस कथन को आप लोग ज़रूर पहचान लेंगे, ठीक है। श्रीपद का है, श्रीपद जो है अंजू दीदी का भाई होता है, ठीक है ना, और ये सभी पात्र जो है अंजू दीदी नाटक के ही हैं। इस नाटक को भी मैंने बुक के माध्यम से ही पढ़ाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो उसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा, जो वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है, ठीक है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक से किसका है। यह जो संवाद है वो सत्यवीर का है, ठीक है, सत्यवीर का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये दोबारा प्रश्न आया बकरी नाटक से, ठीक है, 2022 में भी हमने सेकंड शिफ्ट में जब हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ भी बकरी नाटक से संवाद पूछा गया था, तो वो दुर्जन सिंह का था, ठीक है। अभी और भी प्रश्न है इससे, बकरी नाटक आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन कौन से हैं। तो मल्लिका के कथन जो है बहुत आसान है पहचानना। यहाँ पे देखेंगे, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, ये जो है मल्लिका का कथन है। उसके बाद तीसरा है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे भी बीत जाएगा माँ, कहती है ना मल्लिका जो है अंबिका अपनी माँ से कहती है। उसके बाद चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। जब लास्ट में आप पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक, तो वो जो है कालिदास से कहती है, जब कालिदास पूछते हैं कि ये प्रतियां तुम्हारे पास कैसे, तो उसको उनको बताती है मल्लिका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2, 3, 5, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इनमें से कौन कौन से जो कथन जो है भारत दुर्दशा से हैं ये बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1, इस नाटक में भारतेंदु
सॉरी भारतेंदु कह रही हूँ। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, ये सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सही होगा, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी राइट है। उसके बाद पांचवा सही हो जाएगा, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। ठीक है, कथन को पढ़ के ही यहाँ पे पॉजिटिव जो है आपके मन में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 5, ऑप्शन सी 1, 3, 5। चलिए आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर नाटक दिए गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में पात्र दिए गए हैं। किस नाटक के कौन से पात्र हैं, चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है लीला, गौड़ पात्र है। ठीक है, नीला और लीला 2 हैं। ठीक है, अंजू दीदी के जो है मुन्नी है, गौड़ पात्र है। ये सभी गौड़ पात्र पूछे गए हैं यहाँ पे, गौड़ पात्रों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, गौड़ पात्र है मुन्नी अंजू दीदी नाटक के। बकरी नाटक के जो है राम है, ये भी जो है गौड़ पात्र है राम। ठीक है, स्कंदगुप्त जयमाला। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, 1, 2, 3, है ना, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक में पहले के बाद में आए हुए संवादों को जो है क्रम में लगाना है। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में जो है संवादों को लगाना है अंधेर नगरी नाटक से। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, 2, 1, 5, 3, 4। सबसे पहले 2 आएगा, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। ठीक है, ये कौन कहता है लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। ऐसे तो अब मान लो इस बार ऐसे आया, कभी पूछ भी अगली बार क्या पता पूछ दे लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। तो ये अंधेर नगरी नाटक से जो है किस पात्र का है। ठीक है, बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस पात्र का है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही है ये। उसके बाद पहला आएगा, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। ठीक है, फिर पांचवा आएगा, चना खाते ही मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाते गाहे बगाहे। फिर तीसरा आएगा, चूरन जब दे हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चौथा आएगा, चूरन साहेब लोग को खाता, सारा दिन हजम कर जाता। ठीक है, तो राइट आंसर 2, 1, 5, 3, 4। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करके आप लोग ऐसे छोड़ दीजिएगा, क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्रम में इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 भी अगर आपके माइंड में रहेगा ना स्टार्टिंग का, तो भी आप पकड़ लेंगे अगर इस तरह से प्रश्न आया तो, या डायरेक्ट भी पूछा जाए तो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 कथन दिए गए हैं। चलिए डायरेक्ट कथन को पढ़ते हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन दूसरा, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा का अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है सत्य है। ठीक है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें 2 अंक नहीं है, 3 अंक हैं। ठीक है, 3 अंक हैं। ओके, और दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी जो है कथन दिए गए हैं और उसके कारण दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट अभी कथन को। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत का यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण दिया गया है इसका देखेंगे। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र
को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आप सभी को बताना है इनमें से उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, या कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कथन में दे के पूछ दिया गया है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या तो क्रम में लगाने के लिए भी आएगा, घुमा फिरा के आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है। तो अंधा युग है। ठीक है, अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक से यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है। देखें, स्कंदगुप्त नाटक से और चंद्रगुप्त नाटक से और ध्रुवस्वामिनी नाटक से ज़्यादातर संवाद ही पूछा जाता है। तो इनके अगर महत्वपूर्ण संवाद भी आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, दृष्टि के बुक है तो उस बुक से भी आप लोग संवाद पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अंक का और दृश्य का नाम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। यह जो कथन है पर्णदत्त का है, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्णदत्त, उसका कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा पात्र जो है चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। तो जयमाला नहीं है। ठीक है, जयमाला जो है स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है ना। बाकी एलिस, लीला और नीला गौड़ पात्र हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सभी जो है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं, जयमाला नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है। तो यह कथन जो है ओम शिवपुरी का है। ठीक है, ओम शिवपुरी का। अगला प्रश्न है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक से यह संवाद किसका है। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, अंजलि का है। अंजलि द्वारा अनिमा को कहा जा रहा है। ठीक है, अंजलि जो है अनिमा को कहती है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। एक पढ़ेंगे इसको, अश्क का नाटक यानी उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। ये बिल्कुल सही है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक जो है कैद है, उसका जो है परिवर्तित यानी नवीन रूप में जो है फिर उसका प्रकाशन हुआ तो उसका क्या नाम था। ठीक है, तो लौटता हुआ दिन नाम था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा सही होगा, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सर्वनात्मक रूप से हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे कथन। उसके बाद चौथा यहाँ पे सही होगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, एक एक कथन इस प्रश्न में, इसी प्रश्न में, एक ही प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न आपको जानने को मिला, 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद पूछ सकता है कि इनमें से जो है किस नाटक का प्रकाशन जो है एक ही वर्ष में हुआ है। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी और प्रतिभा का विवाह, भुवनेश्वर का नाटक है प्रतिभा का विवाह। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1, 2, 4। आगे देखेंगे अंधेर नगरी नाटक। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी तक हम जितने भी अभी 2022 से लेकर 2023 पे हम पहुंच गए।
ठीक है, मार्च के हम सेकेंड शिफ्ट के मेरे ख्याल से, हाँ द्वितीय पाली के जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा क्वेश्चंस पे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अंधेर नगरी नाटक से जो है बहुत बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अंधेर नगरी को अच्छे से एक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा 1, 3 और 4, केवल 1, 3, 4। ठीक है, महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 में हुआ है। और चौथा, इसके तीसरे अंक का नाम जो है स्थान जंगल है। ठीक है, इसके तीसरे अंक का स्थान जो है जंगल है। ये राइट आंसर है। ठीक है, तो 1, 3, 4 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, इसका दूसरा सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष सन 1880 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद चौथा सही होगा जागो रे जागो, जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती, ठीक है, राग चैती गौरी में का निर्देश नाटककार द्वारा किया गया है। ये सही है। ठीक है, उसके बाद पांचवा सही होगा भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक प्रस्तुत करने की संज्ञा दी है। ठीक ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 5 डी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा अंधा युग नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मिनट रुकिए, अभी हमने कौन सा प्रश्न, हाँ ठीक है चलिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3 और 5। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, एक एक लाइन को। ठीक है, 1, 3, 5 सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर नाटक दिए गए, नाटक के पात्र दिए गए हैं। तो देखेंगे अंजू दीदी नाटक का पात्र है ओमी, और चंद्रगुप्त के जो है जयमाला है, सॉरी चंद्रगुप्त की जयमाला नहीं है, 1 मिनट, स्कंदगुप्त की है ना। अंजू दीदी का ओमी हो जाएगा, चंद्रगुप्त की लीला और स्कंदगुप्त की जयमाला, और 1 द्रोणाचार्य का राजकुमार। राइट आंसर 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। ठीक है, हर स्कंदगुप्त नाटक में जो अंक हैं उन सभी अंक के जो है 2 से 3 स्टार्टिंग के आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है, अगर प्रश्न आया तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, 2 अगर आपको याद रहा तभी आप लोग लगा लोगे इसको। सबसे पहला जो है कथन आएगा इसका स्कंदगुप्त नाटक का, दूसरा आएगा अधिकार सुख कितना मादक और सराहहीन होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा चौथा राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, 2 आया, फिर 4 आया, फिर तीसरा, उसके बाद तीसरा आएगा केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद आएगा 1 कविता करना अनंत पुण्य का फल है। उसके बाद सबसे लास्ट में 5वां आएगा पुरुष है कौतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी 2, 4, 3, 1, 5 2, 4, 3, 1, 5 है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे जो कथन दिए गए हैं, चलिए कथन पढ़ते हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुकान परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जदजन्य, ठीक है,
जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। कथन दूसरा इसका है, सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 सही हैं। ठीक है, ध्यान से इन कथनों को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रश्न में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का यह कथन है? राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यह कथन जो है सत्यप्रकाश मिश्र का है। ठीक है, राइट आंसर होगा सत्यप्रकाश मिश्र। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत कम लोग जानते हैं आज हम जो हैं वह किसकी बदौलत। किसने हमें जनसेवा केंद्र की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किससे हमने प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? ये सारी बातें जो है बकरी नाटक से कौन सा पात्र कहता है? तो दुर्जन सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह का यह कथन है। आगे भी है प्रश्न। ठीक है, अभी तक जो है हमने प्रश्न यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है। ये मार्च का जो है सेकेंड शिफ्ट का है। अभी जो है हम दिसंबर का जो पेपर अभी हुआ था 11 दिसंबर का, नाटक से कितने प्रश्न आए हैं उनको हम देखेंगे। छोटा क्यों नहीं हो रहा? चलिए देखते हैं। यह जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसका। ठीक है, इसका आंसर जो हम नीचे अभी देख लेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए पहले देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। धातु सेन का जो है यहाँ पे कथन होगा, संवाद जो है चौथा हो जाएगा। ठीक है, इसका कथन है, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक ना होगा, हो गया। ठीक है, यह छोटा नहीं हो रहा प्रश्न, पता नहीं मोबाइल में कुछ हो गया है, छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो धातु सेन का जो है 4 हो जाएगा और कुमार गुप्त का तीसरा होगा। ठीक है, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह जो है कुमार गुप्त का है। स्कंद गुप्त का जो है दूसरा कथन हो जाएगा, हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करना जो है जानता है। ठीक है, यहाँ पे चक्र करके कुछ है। ठीक है ना, तो ये कथन आपके पास है तो आप लोग मिला लीजिएगा ज़रूर, है ना, क्वेश्चन पेपर आपके पास पड़ा हो तो। पता नहीं मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई है, छोटा ही नहीं हो रहा प्रश्न। ठीक है, पर्णदत्त का जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। अभी ये डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछा गया है, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। डायरेक्ट पूछा गया था यहाँ पे कि कथन में ही पूछा गया था कि राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, पर्णदत्त का जो है कथन है, ये डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 दूसरा प्रश्न सही है, 4 3 2 1। इसको मैंने क्वेश्चन को मैंने जो है टाइप नहीं किया, जैसा मेरे पास PDF में था वैसे ही मैं इसको यहाँ पे लाई हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित ये हमें कथन कौन कौन से हैं ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? भारत दुर्दशा से समझ, ऐसा है आयोग की तरफ से इस प्रश्न को जो है ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को जो है आयोग की तरफ से ड्रॉप किया गया था। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए।
आगे हम बढ़ेंगे, हम भी छोड़ देते हैं इसको। आगे देखिए, यहाँ पे जो है आगरा बाज़ार नाटक में आई नज़्म की पंक्तियों को पहले के बाद में क्रम में लगाना है। आगरा बाज़ार नाटक आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो उनमें जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनको क्रम में लगाने के लिए आया है। ठीक है, एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, बस 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है, इन पंक्तियों को हम देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर मैं यहीं बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर जो है ई आएगा। अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डी आएगा, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोज़ी की मुश्किलात। ठीक है, ये सबसे पहले ये नज़्म आएगा। उसके बाद सी आएगा, होता है बागवों से हर एक बाग का निबाह, हर बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े आह। ठीक है, ये सी आएगा। फिर ए आएगा, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद ई। ठीक है, इन सभी नज़्मों को आप लोग पढ़ लीजिएगा और क्रम में आप लोग इन नज़्म को लिख लीजिएगा। ठीक है, मिलान के लिए अगली बार प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर चलिए इसमें हम देख लेते हैं, ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, डी सी ए बी ई। आगे देखते हैं, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में सत्य कथन। अंधेर नगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। ठीक है, दूसरा जो है सही है, ए बी डी। ए बी डी, ठीक है, ए बी और डी, ये तीनों सही है। इस कथन को आप लोग चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद बी सही है, श्री ओम पुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ठीक है, अब जो है डी सही है यहाँ पे, आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। ठीक है, राइट आंसर ए बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि आधे अधूरे नाटक जो है इसमें से किसको जो है आधे अधूरे नाटक समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ठीक है, तो ओम शिवपुरी। ठीक है, घुमा के प्रश्न ऐसे पूछ सकता है ना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इसमें जो है इसका निर्देशन जो है किसने किया था, तो राज जोशी। ठीक है, राज जोशी इसका सही जवाब है, ऑप्शन 1। इसको मुझे टाइप ही कर लेना चाहिए था, है ना, नहीं टाइप किया मैंने। देखिए इसका जवाब जो है होगा, चंद्रगुप्त में जो है चतुर्थ अंक में कितने इसमें दृश्य हैं, तो 14 दृश्य हैं। ठीक है ना, 14 दृश्य हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक। बाप रे, अंधा युग नाटक से तो पूछो मत। अंधा युग और आधे अधूरे, ये 2 नाटक से बहुत प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ए सी डी। ए सी डी जो है सही जवाब होगा, चौथा। ठीक है, ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद सी सही होगा, इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु के क्षण तक का है। ठीक है, उसके बाद डी, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर ए सी डी होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो टोटल प्रश्न जो है यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया सभी प्रश्नों को। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। नहीं किए हैं तो वो आपकी गलती है। ठीक है, अगर यहाँ से रिपीट हुआ प्रश्न तो नहीं कर पाएंगे तो आप जो है और बच्चों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में जो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे उसी के नंबर पे, उसी के बेस पे जो है आप 3 चीज़ों के लिए चुने जाएंगे। एक तो पीएचडी के लिए, दूसरा जेआरएफ के लिए, तीसरा नेट के लिए। ठीक है।
तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करिएगा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं कल, निबंध के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगी कल की क्लास में, ठीक है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।